हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतेश राठौर। आज हम करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 34 बताता है संपत्ति के व्ययन के बारे में। तो संपत्ति के व्ययन कैसे किया जाएगा, तो इस सेक्शन ये वाला चैप्टर है, इसमें सेक्शन दे रखे हैं। ये चैप्टर सेक्शन है 451 से 459 तक दे रखे। इसमें 9 सेक्शन है, तो इसमें हम इम्पोर्टेंट सेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो पहला सेक्शन है 451। कुछ मामलों में विचार लंबित रहने तक संपत्ति की अवरक्षा और व्ययन के लिए आदेश। तो ये कह रहा है, अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसे क्या करें, न्यायालय ने अपने जब्त में कर लिया है और उसका कुछ मामलों में विचार लंबित है, मतलब कोई मामला है जो इसमें ट्रायल चल रहा है, तो अब क्या करेंगे, तो अब वो संपत्ति को न्यायालय अपने पास अवरक्षा में रख लेगा, संपत्ति को अवरक्षा में ले लेगा। ठीक है, अपनी अवरक्षा में ले लेगा। तो ये बताता है 451। तो ये कहता है, जब कोई संपत्ति किसी दंड न्यायालय के समझ किसी जांच या विचारण के दौरान पेश की गई है। ठीक है, जांच या विचारण के दौरान पेश की गई है, तब वह न्यायालय उस जांच या विचारण के समाप्त होने तक ऐसी संपत्ति को उचित अवरक्षा के लिए ऐसा आदेश जैसा वह ठीक समझे कर सकता है। और यदि वह संपत्ति शीघ्रता या क्षयशील है, मतलब जल्दी खराब होने वाली है, या यदि ऐसा करना अन्यथा समुचित है, तो वह न्यायालय ऐसा साक्ष्य अवलित करने के पश्चात जैसा वह आवश्यक समझे उसके विक्रय या उसका अनन्वय किए जाने के लिए आदेश कर सकता है। तो ये 451 बताता है विचार लंबे रहने तक संपत्ति की अवरक्षा व व्ययन के बारे में बताता है। तो इसमें पहला क्लॉज ये कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है, जब कोई संपत्ति किसी दंड न्यायालय के संबंध जांच या विचारण के लिए पेश की गई है। ठीक है, कोई संपत्ति ऐसी है जो जांच और विचारण के लिए पेश की गई है। ठीक है, जांच या विचारण के लिए पेश की गई है। ठीक है, तो न्यायालय विचार लंबे रहने तक उचित अवरक्षा का आदेश दे देगा। क्या कहेगा कि जो संपत्ति है उसे उचित अवरक्षा में रखा जाए, या संपत्ति जल्दी खराब होने वाली है तो उसे क्या करेगा, विक्रय का आदेश दे देगा। तो ये बताता है 451। ठीक है, जैसे कोई, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रायल चल रहा है और कोई संपत्ति पेश की गई है न्यायालय में जांच या विचारण में, तो न्यायालय क्या करेगा, उसे अपनी अवरक्षा में ले लेगा। अगर न्यायालय को लगता है ये जल्दी खराब होने वाली कोई संपत्ति है, तो उसे क्या करेगा, विक्रय का आदेश दे देगा। ये बताता है 451। अब आगे देखते हैं, आगे सेक्शन आ जाता है 452 बताता है 452 बता, इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, 452 बताता है विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश। तो ये कह रहा है कि विचारण क्या है, 451 में तो लंबित था ट्रायल, अब इसमें क्या करा, वो ट्रायल है वो फिनिश हो गया, तो कह रहा है, तो फिर क्या करेगा न्यायालय, संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश दे देगा। तो ये कह रहा है विचारण की समाप्ति के बाद न्यायालय संपत्ति के व्ययन का आदेश दे सकता है, या संपत्ति का उपयोग अपराध में हुआ है तो उसे नष्ट करने का आदेश दे देगा। ठीक है, तो न्यायालय कहेगा जो उसने अपने कब्जे में प्रॉपर्टी रखी है उसे क्या करेगा, वो बेच देगा। ठीक है, व्ययन का आदेश दे देगा। ठीक है, अगर उसे लगता है लौटा देनी चाहिए तो लौटा भी सकता है, और अगर उसे लग रहा है बेच देनी चाहिए तो बेच देगा। और यदि संपत्ति कोई ऐसी है जिसका उपयोग अपराध के लिए, अपराध में हुआ है, जैसे अपराधी ने अपराध के लिए किया गया है, अपराध के लिए उस संपत्ति का उपयोग किया गया, तो फिर न्यायालय क्या करेगा, उसे नष्ट करा देगा। ठीक है, तो उसे नष्ट या अधिग्रहण का आदेश दे देगा। ठीक है, तो अगर न्यायालय को लगता है कि उसे नष्ट करा देना चाहिए तो नष्ट करा देगा, और न्यायालय को लगता है कि अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, अधिग्रहण करना चाहिए, तो फिर अधिग्रहण कर लेगा। ये बताता है 452। अब आ जाते हैं हम 453 में। 453 कहता है अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता का संदाय। ठीक है, कोई ये कह रहा है कोई अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, उसके पास कोई धन मिला है और निर्दोष क्रेता को दे दिया जाए, तो ये कह रहा है निर्दोष क्रेता के संदाय के बारे में। तो कह रहा है अगर कोई संपत्ति ऐसी है, ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं अंदर। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जिसके अंतर्गत चोरी या चुराई हुई संपत्ति को समाप्त करना है, अथवा जो चोरी या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने की कोर्ट में आता है, दोष सिद्ध किया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि अन्य व्यक्ति ने चुराई हुई संपत्ति को यह जाने बिना कि यह अपने पास यह विश्वास करने का कारण हुआ बिना यह चुराई हुई है उससे क्रय किया है, और सिद्धदोष व्यक्ति की गिरफ्तारी पर उसके कब्जे में से कोई धन निकाला गया था, तब न्यायालय ऐसे क्रेता के आवेदन पर और चुराई हुई संपत्ति पर कब्जे के हकदार व्यक्ति को उस संपत्ति के वापस कर दिए जाने पर आदेश दे सकता है कि क्रेता द्वारा
दिए गए मूल्य से अनधिक राशि से धन उसे प्रदत्त किया जाए। ठीक है, तो ये कह रहा है 453, अभियुक्त के पास मिले धन को निर्दोष क्रेता को सौंपा। अगर कोई व्यक्ति है जिस पे चुराई हुई संपत्ति है, तो चुराई हुई संपत्ति उसने क्या किया, किसी व्यक्ति को बेच दी। अब उससे न्यायालय ने क्या किया, अब पता चल गया न्यायालय को ये चुराई हुई है और क्रेता को पता नहीं था, तो अब क्रेता ने वो खरीद ली थी। अब क्रेता से लेके वो न्यायालय ने क्या किया, जिस व्यक्ति थी उसे दिलवा दी। तो फिर अब क्रेता को क्या किया जाए, तो न्यायालय कह रहा है तो ये अभियुक्त के पास मिले धन की निर्दोष क्रेता को संदाय कर दिया जाए। तो जो क्रेता से जो पैसे लिए जाएंगे, तो तुमने चोरी की है उसके लिए जो जुर्माना लगाया जाएगा, तो उसे क्या किया जाएगा, निर्दोष क्रेता को वो धन दे दिया जाएगी, तो उसने तो खरीदी थी ना। तो ये बताता है 453। अब आ जाते हैं हम 455 पर। 455 बताता अपमान लेख और अन्य सामग्री नष्ट करना। तो ये 455 ये बताता है कि अपमान लेख या असली सामग्री जो भी है उसे न्यायालय क्या कर देगा, जो अपराध जो ट्रायल चल रहा है उसमें न्यायालय को पता चलता है कि ये अपमान लेख है या असली सामग्री है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसे नष्ट करा देगा। ठीक है, हमेशा के लिए नष्ट करा देगा। ये बताता है 455। अब आ जाते हैं 456। ठीक है, तो 456 बताता है स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। तो ये कहता है न्यायालय को कोई स्थावर संपत्ति है उसका क्या किया, उसका उसका कब्जा कोई बेदखल वगैरह कर दिया गया था। ठीक है, तो न्यायालय क्या करेगा, उस स्थावर संपत्ति का कब्जा बेदखल किए गए व्यक्ति को दिलवा देगा। मतलब जिसे बेदखल किया गया था उसे क्या करेगा, न्यायालय उसे दिलवा देगा। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 456 ये कहता है कोई व्यक्ति है जो पहले उसका कब्जा था पर उसे क्या कर दिया गया था, बेदखल कर दिया गया था, तो न्यायालय क्या करेगा, उस स्थावर संपत्ति पर जो बेकब्जा कर दिया गया था व्यक्ति उसे कब्जा दिला देगा। ये बताता है 456। अब आ जाते हैं 457, संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। जो अभिग्रहण है तो पुलिस द्वारा प्रक्रिया कैसे की जाएगी, उसमें ये कह रहा है हाँ, तो ये कह रहा है 457 में संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहला पॉइंट कहता है जब कभी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी संपत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट इस संहिता के उपबंधों के अधीन मजिस्ट्रेट को की जाती है। कोई संपत्ति है जिसके अभिग्रहण की रिपोर्ट की गई है, ठीक है, और जांच या विचार के दौरान ऐसी संपत्ति दंड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जाती है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के बयान के या उस पर कब्जा करने के हकदार व्यक्ति को ऐसी संपत्ति का प्रदान किए जाने के बारे में, या यदि ऐसा व्यक्ति अभिनिश्चित नहीं किया जाता है तो ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा और पेश किए जाने के बारे में आदेश दे सकता है, जो वह ठीक समझे। ठीक है, ये कह रहा है कोई संपत्ति ऐसी है जिसे न्याय कह रहा है यदि किसी संपत्ति का अभिग्रहण पुलिस द्वारा किया गया है, ठीक है, पुलिस द्वारा कर लिया तथा रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई, तो मजिस्ट्रेट उद्ग्रहण उद्घोषणा जारी कर सकेगा। ठीक है, तो उद्ग्रहण द्वारा उसे क्या करेगा, न्यायालय उसे आदेश दे देगा कि ये संपत्ति अभिरक्षा में ले ली जाए। ठीक है, जो भी उसे ठीक लगेगा वो आदेश दे देगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्लॉज सेकंड, यदि ऐसा हकदार व्यक्ति ज्ञात है, अब पहले में तो बता रहा है अज्ञात है, ठीक है, अब ये अज्ञात है, तो मजिस्ट्रेट वह संपत्ति उन शर्तों पर जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे प्रदत्त किए जाने का आदेश दे सकेगा, और यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात है तो मजिस्ट्रेट उस संपत्ति को निरुद्ध कर सकता है और ऐसी दशा में एक उद्घोषणा जारी कर सकेगा जिसमें इस संपत्ति के अंगभूत वस्तुओं का निर्देशन और उसमें किसी व्यक्ति से जिसका उसके ऊपर दावा या अपेक्षा की गई है समक्ष हाजिर हो और 6 महीने के अंदर अपना दावा सिद्ध करें। ठीक है, तो इसमें बताता है 457 ये कहता है, पहला क्लॉज ये कहता है कोई संपत्ति ऐसी है जिसे पुलिस द्वारा अभिग्रहण किया गया है जिसमें ये पता नहीं चल रहा है ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो न्यायालय क्या करेगा, और पुलिस वाले क्या करेंगे, न्यायालय को इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। ठीक है, आवेदन रिपोर्ट भेजेंगे कि भैया कि सर ऐसी प्रॉपर्टी मिली है जिसका कोई कोई मालिक नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करेगा न्यायालय, उसका जो मालिक है वो ज्ञात नहीं है, तो फिर न्यायालय क्या करेगा, उस संपत्ति को अभिग्रहण कर लेगा। ये पहला क्लॉज बताता है। सेकंड बताता है कि न्यायालय क्या करेगा, सेकंड क्लॉज में ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है उसे क्या करेगा, अभिग्रहण किया गया है पर उसका
जो उसका हकदार व्यक्ति वो ज्ञात है, तो न्यायालय क्या करेगा, उस पर कंडीशन लगा के कह देगा कि आप क्या न्यायालय में आए, तो न्यायालय में बुलाएगा और उससे न्यायालय को लगेगा कि वापस कर देंगे ही, तो वापस कर देगा। ठीक है। और अगर उसे लगता है न्यायालय में, अगर उसे पता नहीं चलता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है या कोई व्यक्ति आता नहीं, तो न्यायालय क्या करेगा, एक उद्घोषणा निकाल देगा, उद्घोषणा निकाल देगा और ये कहेगा अगर जिसकी भी ये प्रॉपर्टी वो 6 महीने में आकर आवेदन करे कि उसकी प्रॉपर्टी है, तो अगर उसकी प्रॉपर्टी 6 महीने में आवेदन कर देता है और वो सिद्ध कर देता है कि उसकी प्रॉपर्टी, तो न्यायालय क्या करेगा, उसे वापस कर देगा जो अभिरक्षा में ले ली गई संपत्ति। तो ये बताता 457। अब आ जाते हैं हम 458 में। तो 458 ये कह रहा है कि 458 ये कह रहा है जहाँ 6 मास के अंदर कोई दावेदार हाजिर ना हो वहाँ पे करिए। अगर कोई व्यक्ति है जो 6 महीने के अंदर भी हाजिर नहीं होता है, तो फिर न्यायालय क्या करेगा, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसका न्यायालय क्या करेगा, तो ये होता है 458। और 458 का पहला क्लॉज कहता है यदि ऐसी कोई अवधि के यदि ऐसी अवधि के अंदर कोई व्यक्ति संपत्ति पर अपना दावा सिद्ध न करे और वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति पाई गई थी यह निर्देशन करने में असमर्थ है कि वह उसके द्वारा वैध रूप से अर्जित की गई थी, तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसी संपत्ति राज्य सरकार को बेनित होगी और तथा इस सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी और ऐसे विक्रय के आमों को संबंध में रीत से कार्रवाई की जा सकेगी जो विहित की जाए। ऐसे सेकंड क्लॉज कहता है किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अन्य न्यायालय में होगी जिसमें मामूली तौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील होती है। इस 458 ये कहता है जहाँ 6 माह के अंदर कोई दावा हाजिर ना हो वहाँ पे करिए। तो न्यायालय ये कह रहा है कि न्यायालय ने 457 में उद्घोषणा कर दी थी कि जिसकी ये प्रॉपर्टी है वो क्या करे, न्यायालय में उपस्थित हो। अब 458 ये कह रहा है कि अगर 6 महीने का टाइम हो गया तब भी कोई व्यक्ति दावा नहीं करता है उस प्रॉपर्टी पर, तो न्यायालय क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को राज्य सरकार को, तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, राज्य सरकार की हो जाएगी। तो ये बताता 458। ठीक है। अब 459 में आ जाओ। हाँ 458 ये और बताता है, इसका सेकंड पॉइंट ये बताता है अगर अगर और कोई व्यक्ति 458 के फर्स्ट क्लॉज के व्याप्त कोई व्यक्ति वो करना चाहता है, अपील करना चाहता है, तो फिर वो अपील कर सकता है। जैसे जिस कोर्ट की नॉर्मल कोर्ट में अपील होती है वहाँ अपील कर सकता है। ठीक है। जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उसकी अपील जहाँ नॉर्मल वे में होती है वहाँ जाके अपील कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी के लिए। ये बताता है 458 का क्लॉज सेकंड। ठीक है। अब आ जाते हैं 459। 459 बताता है बिनेश्वर संपत्ति के बेचने की शर्त। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी संपत्ति है वो क्या है, जिसका नष्ट होना है, क्षयशील है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसे आदेश दे सकेगा उस संपत्ति को क्या कर दिया, बेच दिया जाए। ठीक है। तो ये बताता है 459 ये कहता है यदि संपत्ति जल्दी खराब होने वाली है तो मजिस्ट्रेट उसे बेचने का आदेश दे देगा। यह संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम है तो किसी भी समय बेची जा सकेगी। ठीक है। तो ये बताता है 459 की, तो वो खराब हो जाएगी तो न्यायालय क्या करेगा, उसे बेचने के लिए ऑर्डर दे देगा, और अगर 500 रुपये से कम की है तब भी उसे न्यायालय बेचने का आदेश दे देगा। तो ये बताता है 459। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 34। इसे एक बार और हम देख लेते हैं। ठीक है। तो चैप्टर 34 संपत्ति के बयान के बारे में बताता है। पहला सेक्शन बता रहा है 451 कुछ मामलों में विचार लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और बयान के लिए आदेश। तो पहला इसमें 451 में पहला सेक्शन 34 में पहला सेक्शन बताता है कि विचार लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और बयान के बारे में बताता है। तो इसमें अंदर ये कह रहा है जब कोई संपत्ति किसी दंड न्यायालय के समक्ष जांच या विचारण के लिए पेश की जाती है तो न्यायालय विचार लंबे रहने तक उसे क्या करेगा, अपनी अभिरक्षा में ले लेगा। ठीक है। अभिरक्षा में लेने का आदेश दे देगा। और अगर कोई संपत्ति ऐसी है जो जल्दी खराब होने वाली है तो उसे क्या करेगा, विक्रय का आदेश दे देगा। ये 451 बताता है। ठीक है। अब 452 कहता है विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के बयान के लिए आदेश। अब 452 ये कहता है कोई संपत्ति ऐसी है जो विचारण की समाप्ति के बाद न्यायालय संपत्ति के बयान का आदेश दे देगा। अगर उसका ट्रायल खत्म हो गया है तो फिर संपत्ति के क्या करेगा, न्यायालय बयान का आदेश दे देगा। यह संपत्ति का उपयोग अपराध में हुआ है तो उसे क्या करेगा, नष्ट कर देगा, ये उसे अवग्रहण कर लेगा। ठीक है। क्योंकि उसके गलत यूज फिर से ना किया जाए। तो ये बताता है 452। ठीक है। अब 453 बताता है
453 बताता है निर्दोष क्रेता को धन का संदाय। तो ये कह रहा है अगर कोई चोरी वोरी की चीज़ है, कोई व्यक्ति बेचता है और कोई निर्दोष व्यक्ति उसे क्या करता है, खरीद लेता है। उसे तो पता नहीं था, उसने खरीद लिया, तो फिर न्यायालय ये कह रहा है अभियुक्त के पास मिले धन को निर्दोष क्रेता को संदाय कर दिया जाएगा, क्योंकि अब क्रेता से वो चीज़ तो ले ली जाएगी, ठीक है, जिस जो से बेची गई थी, तब उसका तो लॉस हुआ ना। तो न्यायालय ये कह रहा है अभियुक्त के पास मिले धन को क्या करेगा, निर्दोष क्रेता को दिलवा देगा, ठीक है। ये बताता है 453। अब आ जाते हैं हम आगे, अब आ जाते हैं 455। 455 बताता है अपमान लेखी और अन्य सामग्री को नष्ट करना। अगर न्यायालय को लगता है कोई अपराध में कोई अपराध किया गया है, वहाँ कोई ऐसे लेख हैं जो अपमान लेख या असली सामग्री हैं जिसका उपयोग अपराध में किया गया है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसे नष्ट करा देगा। 455 में अब आ जाते हैं 456। 456 कहता है स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाया जाने की शर्त। तो ये इसमें ये बताता है कोई संपत्ति ऐसी है जिस पर कोई व्यक्ति कब्जा रखता था, अब उसे क्या कर दिया, बेदखल कर दिया गया। तो न्यायालय ये कह रहा है जिसे बेदखल कर दिया गया है वो अपना अधिकार बता देता है, कब्जा सिद्ध कर देता है, तो न्यायालय क्या करेगा, स्थावर संपत्ति पर कब्जा बेदखल किए गए व्यक्ति को लौटा दिया जाए, ये आदेश देगा न्यायालय, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आ जाता है 457। तो 457 बताता है संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस की प्रक्रिया के बारे में बताता है। इसमें ये कहता है कोई संपत्ति है जो पुलिस वालों को मिली है, अब पुलिस वालों को ये नहीं पता ये किसकी है, तो वे क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज देंगे और मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस संपत्ति को कब्जा ले लेगा, अपने अभिरक्षा में ले लेगा, ठीक है। पहला क्लॉज बताता है। सेकंड क्लॉज ये कहता है कोई व्यक्ति है जिसे ये तो ज्ञात है कि ये संपत्ति किसकी है, पर वो तो न्यायालय क्या करेगा, संपत्ति किसकी है, पर मजिस्ट्रेट के पास मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस व्यक्ति को शर्तों सहित प्रॉपर्टी वापस करने के लिए उद्घोषणा कर देगा, ठीक है। कि 6 महीने के अंदर अगर ये प्रॉपर्टी जिसकी है वो क्या करे, 6 महीने के अंदर अंदर न्यायालय में उपस्थित हो तो उसे प्रॉपर्टी लौटा दी जाएगी कुछ शर्तों के साथ, ठीक है। तो ये 457 का क्लॉज सेकंड बताता है। अब आ जाते हैं हम 458। 458 बताता है 6 माह के अंदर कोई दावेदार हाजिर ना हो हाथ मिल गया। अब क्या कह रहे हैं, न्यायालय ने तो कह दिया था, अगर उद्घोषणा कर दी थी अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की है जो न्यायालय ने अपनी अभिरक्षा में ले ली है तो 6 महीने में क्या करो, उसका उसमें 6 महीने में अपने न्यायालय में उपस्थित हो जाओ, ठीक है। तो ये अगर वो कोई 6 महीने में उसका दावेदार कोई उपस्थित नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी न्यायालय क्या करेगा, राज्य सरकार को दे देगा, तो वो प्रॉपर्टी राज्य सरकार की हो जाएगी। ये पहला क्लॉज बताता है। सेकंड क्लॉज बताता है अगर 6 महीने के बाद कोई अपील करना चाहता है कोई व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी पर, तो वो जहाँ उस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उसकी अपील जहाँ होती है उस कोर्ट में अपील कर सकता है, ये बताता है क्लॉज सेकंड। अब आ जाते हैं 459 पर। 459 बताता है बिनेश्वर संपत्ति को बेचने की शर्त। कोई संपत्ति ऐसी है जो जल्दी खराब हो जाएगी, बिनेश्वर है, तो फिर न्यायालय क्या करेगा, उसे बेचने का कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय क्या करेगा, उसे बेचने का आदेश दे देगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कोई संपत्ति ऐसी है जो जल्दी नष्ट हो जाएगी, न्यायालय को लगता है खराब हो जाएगी, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसे बेचने का आदेश दे देगा। और यदि कोई संपत्ति ऐसी है जो 500 पैसे कम की है तो भी उसे न्यायालय बेचने का आदेश दे देगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया CRPC का चैप्टर 34। अब जो आगे के चैप्टर रह गए हैं उन्हें हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।